एवरीवन, आज है 24 मई और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 24 मई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल की क्लास में हमने देखा था कि रिसेंटली वियतनाम के जो नए राष्ट्रपति बने हैं टो लैम बने हैं। अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन के, इनके कार्यकाल में रिसेंटली अमेरिका ने तीसरा सब क्रिटिकल परमाणु परीक्षण किया है। थाईलैंड ओपन में मेंस डबल का खिताब जो जीता है सात्विक साईराज चिराग शेट्टी ने जीता है। बैडमिंटन से ये रिलेटेड है। किस भारतीय राज्य में रॉक आर्ट का पहला साक्ष्य खोजा गया है? तो यह है कर्नाटक। अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीट की लिस्ट में क्रिस्टियानो रोनाल्डो टॉप पर है, जो कि पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर हैं। चाइना ने ताइवान को हथियारों की बिक्री में शामिल होने के लिए किस देश की रक्षा कंपनियों पर बैन लगाया है? तो ये अमेरिका पर बैन लगा दिया गया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का पहला पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त किया गया है प्रदीप नटराजन को। 2024 इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में वुमेन सिंगल का टाइटल जीता है ईगा स्वीटेक ने। विश्व जैव विविधता दिवस जो बायोडाइवर्सिटी डे है मई महीने की 22 तारीख को मनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। विश्व आर्थिक फोरम की यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो भारत इस साल है 39 प्लेस पर, यानी कि यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक के मामले में जो ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 का रिलीज किया गया है, भारत को 39 प्लेस पर रखा गया है। 2021 में भारत 54 प्लेस पर था। जारी करता है इसका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में जो टॉप 3 कंट्रीज रही हैं, अमेरिका, स्पेन और जापान रहे हैं। भारत जो है ये साउथ एशिया यानी कि दक्षिण एशिया और निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में सर्वोच्च स्थान पर रहा है। बात की जाए ना यदि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, तो ऐसा नहीं है कि ये टर्म आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं। कई बार मैं आप लोगों को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में बता चुकी हूँ। इसका जो फॉर्मेशन ईयर है ना ये है 1971 और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है स्विट्जरलैंड में। मैं यहाँ से ये बताना चाह रही हूँ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो बैठक है इस साल की 2024 की, ये स्विट्जरलैंड में ही आयोजित की जाएगी। इसी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है जेंडर गैप रिपोर्ट। अभी 2024 का तो अपडेट नहीं हुआ है, 2023 का ही मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जेंडर गैप रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस इंडेक्स में जो कंट्री टॉप पर रही थी आइसलैंड, इसमें इंडिया को रखा गया था 127 प्लेस पर। अब यदि मैं ऑप्शन की बात करूं तो अभी रिसेंटली लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज किया गया है 2024 का, और लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया को रखा गया है 38 प्लेस पर। इसमें टॉप पर कौन सी कंट्री है? तो ये हो जाएगी सिंगापुर। यदि आप रिलेट करेंगे तो अभी हाल ही में डेमोक्रेसी इंडेक्स लोकतंत्र सूचकांक रिलीज किया गया है। भारत को रखा गया है 41 प्लेस पर। टॉप पर इसमें हो जाएगा नॉर्वे। बात की जाए यदि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स की, तो इसमें टॉप पर है अमेरिका। भारत को रखा गया है 42वें स्थान पर। चलिए कुछ और इंडेक्स जो इंपॉर्टेंट है मैं आप लोगों को रिलेट करवा देती हूँ। जैसे कि मैं बात करूं खुशहाली की, हैप्पीनेस इंडेक्स में 2024 की रिलेट करके बता रही हूँ, और शांति सूचकांक में 2023 का रिलेट करके बता रही हूँ, क्योंकि अभी तक ना 2024 का अपडेट नहीं हुआ है। इसमें इंडिया की रैंकिंग 126 है और इसमें भी इंडिया की रैंकिंग 126 है। पीस इंडेक्स में जो कंट्री टॉप पर है ये हो जाएगी आइसलैंड। हैप्पीनेस इंडेक्स में जो कंट्री टॉप पर हो जाएगी ये है फिनलैंड। ठीक है, और आप क्या रिलेट कर सकते हैं? अभी हाल ही में जो करप्शन इंडेक्स रिलीज किया गया था, मैंने 2 चीजें आपको क्लियर करके बताई थी कि सबसे कम करप्शन, सबसे कम भ्रष्टाचार किसी कंट्री में है, तो वो कंट्री कौन सी है? यूरोपियन कंट्री डेनमार्क। सबसे कम की बात की जाए तब, और सबसे ज्यादा करप्शन की बात की जाए तो ये है सोमालिया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आता है, अफ्रीकी कंट्री है। अब इसमें भारत की क्या रैंकिंग है? तो भारत इसमें 93rd प्लेस पर रहा है। आगे चले। हाल ही में एलन मस्क ने किस देश में स्टारलिंक सेवा का उद्घाटन किया है? स्टारलिंक सर्विस आप ये कह सकते हैं ना कि जैसे पहले केबल के माध्यम से इंटरनेट की सर्विस दी जाती थी, तो केबल के माध्यम से ना देकर के डायरेक्ट सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट सर्विस की व्यवस्था की जाएगी, और इस सर्विस की शुरुआत एलन मस्क के द्वारा किया गया है इंडोनेशिया में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडोनेशिया के बाली के डेनपसार में इस सुविधा की शुरुआत की गई है।
इसका लक्ष्य है इंडोनेशिया के जो दूरस्थ क्षेत्र है यहाँ पर इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, जिससे कि इस द्वीप समूह के लाखों लोगों को लाभ मिल सकेगा। वैसे यदि मैं बात करूं ना स्टारलिंक की, तो ये पहले से ही साउथ ईस्ट एशिया, जिसमें कि मलेशिया और फिलीपींस शामिल है, ये सर्विस ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है। इंडोनेशिया की कैपिटल हो जाएगी जकार्ता, नुसंतरा इसकी नई राजधानी थी। मुद्रा यहाँ की हो जाएगी रुपया, इंडोनेशियाई रुपया। राष्ट्रपति यहाँ के हो जाएंगे प्रबंतो सुबियंतो। आप ये भी रिलेट कर सकते हैं, इंडोनेशिया की जकार्ता में आसियान का मुख्यालय है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का, जिसमें कि मेंबर कंट्री अभी आप 10 पढ़ते हैं, 11वीं मेंबर कंट्री जो शामिल होने जा रहा है, ये शामिल होने जा रहा है ईस्ट तिमोर, जिसे आप कह सकते हैं पूर्वी तिमोर। यह आपको जरूर याद रखने की जरूरत है कि भारत आसियान का मेंबर नहीं है, और जिस ईस्ट तिमोर की मैं बात कर रही हूँ इसकी लोकेशन आप इंडोनेशिया के पास में ही देख सकते हैं। बात की जाए यदि जापान की, तो हाल ही में करंट अफेयर में पढ़ रखा है हम लोगों ने कि सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी, अब कुछ स्टूडेंट कह रहे होंगे, थोड़ा तो डर गए होंगे कि मैम आज फिर से बुलेट ट्रेन रिलेट करवाएंगी। नहीं भाई, अब थोड़े फैक्ट चेंज कर रहे हैं। सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी ये पाकिस्तान को हरा करके जापान ने जीती है, हॉकी से रिलेटेड है। रशिया से आप ये रिलेट कर सकते हैं, परमाणु हथियारों की संख्या सबसे ज्यादा किसी देश में है तो ये रशिया में है। मलेशिया का करंट अफेयर आप ये रिलेट कर सकते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसी मलेशिया में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के रीजनल हेडक्वार्टर यानी कि क्षेत्रीय कार्यालय का रिसेंटली उद्घाटन किया था। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हाल ही में ईरान के कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद मोखबर, ये बने हैं ईरान के कार्यवाहक राष्ट्रपति, एक्टिंग प्रेसिडेंट बने हैं। आपको मालूम है ईरान में अभी हेलीकॉप्टर क्रैश जो हुआ था, इसमें यहाँ के जो राष्ट्रपति थे जिनका नाम था इब्राहिम राइसी, इनका निधन हो गया था। हालांकि यहाँ के विदेश मंत्री भी मारे गए थे। तो ईरान के पहले उपराष्ट्रपति मोहम्मद मोखबर यही बने हैं देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति रिसेंटली। हालांकि यहाँ ईरान में 5 दिन का शोक मनाए जाने की घोषणा की गई है। ईरान के संविधान के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति की मौत हो जाने की स्थिति में 50 दिनों के अंदर चुनाव कराना आवश्यक होता है। तो ऐसे में कार्यवाहक राष्ट्रपति जो बनाए गए हैं ना मोहम्मद मोखबर, ये मात्र 50 दिनों तक इस पद पर बने रहेंगे। इसके बाद फिर तो चुनाव ही हो जाने हैं। आपको ये भी याद रखना है कि जब इब्राहिम राइसी थे, जब राष्ट्रपति हुआ करते थे 2021 में जब इन्होंने पद संभाला था, तो इन्होंने इन्हीं मोहम्मद मोखबर को अपना पहला उपराष्ट्रपति नॉमिनेट किया था। ईरान की कैपिटल तेहरान, करेंसी रियल, ये वही ईरान है जिसने कि अभी हाल ही में इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया था। मोहम्मद बिन जयाद अल निहान जो है ये यूएई के प्रेसिडेंट हो जाएंगे। आसिफ अली जरदारी, माफ कीजिएगा मैं कह देती हूँ, वैसे तो आप समझ ही जाएंगे। मोहम्मद बिन जयाद अल निहान यूएई के प्रेसिडेंट है। आसिफ अली जरदारी ये पाकिस्तान के हो जाएंगे राष्ट्रपति, और पाकिस्तान में उप प्रधानमंत्री के रूप में इसाक डार की नियुक्ति रिसेंटली की गई है। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 4 है, पर्यटक के रूप में यानी कि एज अ टूरिस्ट अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले जो पहले भारतीय बने हैं ये बन गए हैं गोपी चंद थोटाकुरा। जब इनके नाम की घोषणा की गई थी तभी इनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, लेकिन अब ये यात्रा कर चुके हैं। अमेज़न के संस्थापक है ना जेफ बेजोस, इनकी अंतरिक्ष कंपनी जिसका नाम है ब्लू ऑरिजन, इसका जो न्यू शेफर्ड 25 मिशन है, इसके चालक दल के हिस्से के रूप में ये अंतरिक्ष की यात्रा कर चुके हैं। गोपी चंद थोटाकुरा ये माउंट किलिमंजारो जो कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, इसके शिखर पर गए थे और इनका जन्म आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हुआ। रियाना बरनावी की यदि हम बात करें ना, तो सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है। क्रिस्टिना कोच और विक्टर ग्लोवर ये नासा के आर्टेमिस मिशन के लिए जाने वाले अंतरिक्ष यात्री, आर्टेमिस 2। क्रिस्टिना कोच पहली यानी कि अमेरिकी मुल्क की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होंगी, आर्टेमिस 2 में चुनी गई है। विक्टर ग्लोवर पहले अश्वेत पुरुष है जिनका चुनाव इस मिशन के लिए किया गया है। अगला सवाल है, वित्तीय वर्ष 2024 में व्यवसाय वृद्धि में पब्लिक सेक्टर यूनिट्स पीएसयू बैंकों में निम्नलिखित में से कौन सा बैंक टॉप पर है? तो इसमें टॉप पर रहा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि कुछ दिन पहले ही एक रिपोर्ट रिलीज की गई थी जिसमें कि भारत का सर्वश्रेष्ठ पब्लिक सेक्टर यूनिट जिस कंपनी को चुना गया था ये था HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसका मुख्यालय आप पढ़ते हैं बैंगलोर कर्नाटक में। बैंकों की कैटेगरी में जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है ये फाइनेंशियल ईयर 2024 में पीएसयू बैंकों की लिस्ट में टॉप पर है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने टोटल बिजनेस और डिपॉजिट जुटाने के मामले में
पब्लिक सेक्टर के सभी बैंकों को, सभी बड़े बैंकों को पीछे छोड़ा है। देश में कुल 12 सरकारी बैंक हैं। इन 12 में से मात्र 4 ऐसे बैंक हैं जिन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में जमा में दोहरे अंक की यानी कि डबल डिजिट की वृद्धि दर्ज की है। ये है, पहले तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, फिर बैंक ऑफ इंडिया है, फिर कैनरा बैंक है। यही 4 ऑप्शन मैंने इस क्वेश्चन में रखे। अगला सवाल है, श्री श्री रविशंकर को किस देश में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने की स्मृति में पहला डाक टिकट प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है श्रीलंका में, जो कि भारत का पड़ोसी है। ये टिकट श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों यानी कि इंडियन ओरिजिन के जो तमिल है, इनके 200 वर्ष पूरे होने की उपलक्ष्य में जारी किया गया, जिसका पर्पस है इंडियन ओरिजिन के तमिलों की यानी कि इनकी कम्युनिटी की पहचान करना, इन्हें सम्मान देना, जिसने दशकों से उपेक्षा का सामना किया है। श्री श्री रविशंकर के बारे में आप जानते हैं, ये भारत के प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु हैं। श्रीलंका की कमर्शियल कैपिटल कोलंबो, एग्जीक्यूटिव कैपिटल जयवर्धनेपुरम कोट्टे है। श्रीलंकाई रुपी करेंसी है यहाँ की। राष्ट्रपति रणल विक्रमसिंघे, दिनेश गुणवर्धने प्रधानमंत्री है। मित्र शक्ति एक्सरसाइज और सिलेनेक्स 2 महत्वपूर्ण एक्सरसाइज हैं जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में आयोजित की जाती है। आपको ये भी याद रखना है, ये भारत का ऐसा पड़ोसी है जिसने कि अभी हाल ही में यहाँ पर यूपीआई सर्विस की शुरुआत की गई है और दोनों देशों के बीच में इंटरनेशनल क्रूज सर्विस शुरू हो रही है। तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। नेपाल से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? नेपाल का करंट अफेयर हालांकि आगे हम देखने ही वाले हैं, जो कि माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड है। आवारा कुत्तों की नसबंदी कराने वाला पहला देश भूटान बना और अपने नागरिकों को सेना में शामिल करना ये कंपलसरी म्यांमार के द्वारा किया गया। ये करंट के फैक्ट्स हैं। सवाल नंबर 7वां है, इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड है। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया जाता है मई महीने की 21 तारीख को, नेशनल एंटी टेररिज्म डे। भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1991 में भारत के छठे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। इनका कार्यकाल 1984 से 1989 तक रहा है। आतंकवाद से प्रभावित देशों की लिस्ट में याद रखें, भारत 13वें स्थान पर है, अफगानिस्तान टॉप पर है। सवाल नंबर 8वां है, माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज महिला, भारतीय महिला जो बनी है, ये बन गई है ज्योति रात्रे। माउंट एवरेस्ट के बारे में यदि हम बात करें, ये है नेपाल में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, जिसे आप सागर माथा के नाम से भी जानते हैं। सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बनी है, मतलब इनकी उम्र है 55 वर्षीय। ये मध्य प्रदेश की रहने वाली है। इससे पहले साल 2018 में यानी कि 19 मई 2018 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला ये संगीता बहल बनी थी, जिनकी उम्र 53 थी। और अब कौन बन गई है? ज्योति रात्रे। इनका ये दूसरा प्रयास था। साल 2023 में मौसम खराब होने के कारण ये 816 मीटर से वापस लौट आई थी। माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल, पहली दिव्यांग अरुणिमा सिन्हा आपको रिलेट करना है। सवाल नंबर 9वां है, विश्व कछुआ दिवस यानी कि वर्ल्ड टर्टल डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 मई को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य कछुओं और कछुओं के प्राकृतिक आवास के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाना है। अच्छा, इस बार जो वर्ल्ड टर्टल डे मनाया गया ना, इसकी थीम थी लेट्स पार्टी। ठीक है, कहेंगे क्या कैसी थीम है भाई? यही थीम रही है। 20 मई को आपका मनाया गया विश्व मधुमक्खी दिवस, वर्ल्ड बी डे। अभी हमने 21 मई को देख ही लिया, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध दिवस। और 22 मई को हमने देखा है जैव विविधता दिवस यानी कि बायोडाइवर्सिटी डे। सवाल नंबर 10वां है, हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किस महाद्वीप के 7 से 8 देशों में मलेरिया वैक्सीन खुराक का पहला सेट भेजा है? तो ये भेजा गया है अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप का मैप मैंने ऐड नहीं किया, वैसे बता देती हूँ। अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ पर मेडागास्कर है, यहाँ पर मॉरिशस है, यहाँ पर आपका अरब प्रायद्वीप, दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, यहाँ भारत की लोकेशन, इतना मालूम है। तो ये है अफ्रीका महाद्वीप, जिसे अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। इसी अफ्रीका महाद्वीप के 7 से 8 देशों में मलेरिया वैक्सीन का पहला सेट भेजा गया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। R21 मैट्रिक्स M मलेरिया वैक्सीन का पहला शिपमेंट इस देश ने, इस महाद्वीप ने प्राप्त किया है। अकॉर्डिंग टू WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार अफ्रीका क्षेत्र में हर साल लगभग 5 लाख बच्चे ये मलेरिया से मर जाते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की उत्पादन क्षमता प्रति वर्ष 100 मिलियन खुराक की है, 100 मिलियन डोजेस की है। ये खुराक की संख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय आप पढ़ते हैं पुणे महाराष्ट्र में।
ये वही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है जिसने कोविड-19 के लिए कोविशील्ड वैक्सीन बनाई थी, जो कि अभी हाल ही में चर्चे में थी, जिसमें कि ब्लड क्लॉटिंग की समस्याएं देखी जा रही थी। एस्ट्राजेनेका ने बनाया था ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर के, जिसने कि अब ये फैसला कर लिया है कि मार्केट में इसकी जितनी भी वैक्सीन अवेलेबल है, ये अब रद्द की जा रही है, मतलब नया प्रोडक्शन नहीं होगा और मार्केट में ये बिकाऊ नहीं होंगी। अब आगे चलते हैं। भारत और विश्व में चर्चित पहली महिला के बारे में यदि हम देखें तो बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी है सुमन कुमारी। नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय अक्षता कृष्णमूर्ति है। इनका डिस्कशन कुछ दिन पहले आया था, मैंने पूछा भी था आपसे ये कौन है। भारत की महिला पिचक्यूटर जयसिंथा कल्याण है। प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष रवनीत कौर। भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर पदोन्नत पहली महिला प्रीति रजक। जूडीथ सुमिनोवा तुलका ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनी है। पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला हो जाएंगी बिल्किस मीर। मैंने कल आपसे पूछा था दोहा डायमंड लीग 2024 में नीरज चोपड़ा किस स्थान पर रही है। आंसर ये था दूसरे स्थान पर। आज का सवाल है, हाल ही में किस देश ने भारत की नंदनी डेयरी को T20 वर्ल्ड कप का ऑफिशियल स्पॉन्सर घोषित किया है। आंसर इसका जो भी है कमेंट बॉक्स में बताएं आप। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।